एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज ज़रा बात करते हैं कि जब हम कोई भी ट्रेंड या फैशन अपनाते हैं उसकी वजह क्या बनती है। एक ज़माने में समझा जाता था कि सम पीपल विल हैव दैट इम्पैक्ट ऑन यू, कि आप उनकी तरह दिखना चाहेंगे, बनना चाहेंगे। अगर आप गौर करें तो अगर घर में जो बच्चे खेल खेलते हैं उसमें वो हमेशा जो रोल मॉडल्स उनके होते हैं उनका रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। शुरू में वो घर के किसी बुज़ुर्ग को इमिटेट करेंगे, अपने फादर और अपने मदर को इमिटेट करेंगे, यानी खाना बनाने की कोशिश करेंगे। घर में किसी को गाड़ी में कोई काम करता हुआ देखते हैं, लैपटॉप पे काम करता हुआ देखते हैं, फ़ोन पे बात करता हुआ देखते हैं, तो बच्चा बिल्कुल उसी तरह इमिटेट करने की कोशिश करता है। जब आप उसको स्कूल में भेजते हैं तो उसके बाद आप नज़र आता है कि घर वापस आके वो अपनी टीचर जैसी एक्टिंग करने लगता है, या मुख्तलिफ और किरदार जो उसकी ज़िंदगी में शामिल होते चले जाते हैं। अगर उसके बड़े बहन भाई हैं, कज़न्स हैं, मामू हैं, खाला है, तो बच्चे उनकी नकल उतारते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हम किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, या हम इस बात का इजहार करते हैं, इस बात को एक्सप्रेस करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ अट्रैक्टिव लग रही है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं तो हमारे इन्फ्लुएंस जिनका हम पे है वो बदलता चला जा रहा है। पहले बच्चियां जब फ़ैशन करना सीखती हैं तो एक्सेस अपनी अम्मी के मेकअप की तरफ जाती हैं। अम्मी का दुपट्टा लेके कैट वॉक हो रही होती है, उनकी हील पहनने की कोशिश की जा रही होती है, बिकॉज दैट इज़ द एपिटोम ऑफ फैशन। लेकिन जैसे जैसे वो प्री टीन होती है या एडोलेसेंस में जाती है, उसके बाद वो सेलिब्रिटीज़ को देखना शुरू करती है, बाकी इन्फ्लुएंसर्स को देखना शुरू करती हैं। दैट्स वेयर शी वांट्स टू बी। सो हम किसी भी फ़ैशन को, चाहे वो कपड़ों का फ़ैशन हो, बोलचाल का फ़ैशन हो, किसी भी और चीज़ की तरफ हमारा दिल रिझा रहा हो, चाहे किसी प्रोफेशन का इंतखाब हो, all of this is because of influence and because somebody has told us कि ऐसा करने से जो आपकी लेवल ऑफ कंटेंटमेंट है, जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, वो बढ़ जाएगी। लेकिन कई दफ़ा ऐसे फ़ैशन को फॉलो करने के बाद आपको ये एहसास भी होता है कि आप अंदर से उतने मुतमईन फ़ील नहीं कर रहे, आप उतनी कंटेंटमेंट फ़ील नहीं कर रहे। तब क्या करना चाहिए? क्या अंधाधुंध तकलीद करनी चाहिए उन चीज़ों की जो हमें अट्रैक्टिव लग रही हैं, या किसी भी चीज़ को अपनाने से पहले किन किन चीज़ों का जहन में ख्याल रखना चाहिए, अपने कल्चर का, अपने फाइनेंसेस का, अपने इर्द गिर्द के माहौल का, वगैरह वगैरह। आइए ज़रा इसको अनपैक करते हैं। ऑफ कोर्स योर कॉल्स विल बी वेरी वेलकम। सबसे पहले जी मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ हमारी ज़बरदस्त पैनल को। हमारे साथ नाहिद वसी साहिबा मौजूद हैं जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद जी आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं साइमा हाशिम, आप एक साइकोथेरेपिस्ट हैं। एंड ऑफ कोर्स किसी भी चीज़ को इंसान जब करने की कोशिश करता है, किसी फ़ैशन को अपनाता है, तो उसके जहन में एक डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट होता है। उसमें आपका कॉन्शियस और आपका सबकॉन्शियस दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो आइए उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मौजूदगी का। साइमा जी, अगर गुफ्तगू मैं आपसे शुरू करूं, जैसे हम कहते हैं ना कि नेगेटिव बिहेवियर से शुरू करते हैं। शुरू का तो मैंने अहाता किया कि बच्चा जो कुछ कर रहा है वो अपने घर के माहौल से सीख रहा है, कभी पेरेंट को कॉपी कर रहा है, कभी बड़ी बहन को कॉपी कर रहा है, खाला को कॉपी कर रहा है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चा अगर कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले तो पेरेंट सोच में पड़ जाता है कि इसने सुना कहाँ पे, इसने टीवी से सुना है, और ब्लेम तो अपने ऊपर लेने को तो कभी तैयार नहीं होता। हम कहते हैं कि स्कूल से सीख कर आया होगा, ये किसी और ने बोला होगा। तो ये जो ट्रेंड्स बच्चे कोई भी नेगेटिव ट्रेंड्स अपनाते हैं, उसमें आप क्या रीज़न्स देखती हैं, ख़ास तौर पे वो जिनकी उम्र 12 साल से कम है? ठीक है। अच्छा, बच्चे जब भी कोई ट्रेंड अपनाते हैं, वो पहनावे का हो, बातचीत का हो, किसी भी लिहाज से, तो वो ये देखते हैं, उनको पता चलता है कि ये करने से, ये एक्शन करने से उसका आउटकम क्या आया है। तारीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा उसको ग्लोरीफाई किया गया है, शाबाश दी गई है, लाइक किया गया है, तो बगैर ये सोचे समझे कि ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि देखिए आपके ब्रेन को नहीं पता है कि मोरालिटी क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। वो फ़ौरन पिक करता है वो चीज़ जिसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ उसको तारीफ़ मिल रही है, जैसे सोशल मीडिया पे जो आपने पहना होता है, जिस तरीके से आप पिक्चर्स ले रहे होते हैं, क्यूरेटेड इमेजेस होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाइक्स आ रहे होते हैं, तो लोग उन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं सोचते ये कितना सही है, कितना गलत है। वो ये देखते हैं इन ट्रेंड्स को करके उनको मिला क्या, रिवॉर्ड क्या है, लाइक्स हैं, तारीफ़ें हैं। और ये ह्यूमन माइंड चाहता है, ज़ाहिर कि हर इंसान की ये इनेट नीड है कि उसकी तारीफ़ हो। और आजकल के दौर में दरअसल एक ट्रेजेडी सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे ये सोचने को लोग ज़्यादातर तैयार बिल्कुल नहीं हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि ये कुछ भी करने के बाद मिल क्या रहा है। अच्छा, लेकिन हम अक्सर जैसे अगर ये सवाल मैं नाहिद जी आपसे लेके आऊँ कि बच्चे को जब हम तरबियत कर रहे होते हैं, 12 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं,
तो उनको अपने कल्चर की भी आगे दे रहे होते हैं। कई बच्चा तो अनसेड रूल्स ही समझ जाता है, यानी अगर आप छोटे बच्चे से उसको ये सिखा दे कि यहाँ पे हर चीज़ में इजाज़त लेनी पड़ती है, अब्बू से पूछना पड़ता है, दादी इसको ओके करेंगी या नहीं, तो कई चीज़ों को तो वो इस फ़िल्टर को समझ जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड जब हम तरबियत के दौरान उसको सज़ा और जज़ा, यानी अगर आपने कुछ अच्छा किया तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कुछ गलत किया तो आपको सज़ा मिलेगी। मैंने अक्सर ये देखा है कि बच्चे का जहन ये नहीं समझता कि मैंने कुछ गलत किया इसलिए मुझे सज़ा मिली है। वो अक्सर इस बात का नतीजा ये अख़ज़ करता है कि मैं इतना बेवकूफ़ था कि मैं पकड़ा गया, अब अगली दफ़ा मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। आई नीड टू बी स्मार्टर अबाउट नॉट गेटिंग कॉट, बिकॉज इम्पल्सेस पे कंट्रोल उस तरह का नहीं है। वो जो भी गलती जिस पे उसको डांट पड़ रही है वो करना, तो वो समझता है कि यार ये तो मेरा राइट है और इसमें कोई गलत बात है नहीं। तो फिर बच्चे को गलत है ये कैसे सिखाया जाए? अच्छा, बच्चों की एज बड़ा मैटर करती है। जिस वक्त वो खुद जज कर ही नहीं सकते कि क्या सही और क्या गलत है, उस पर उनको सज़ा देने का तो कोई जवाज़ नहीं है। इसके लिए बुनियादी तौर पर हमें पेरेंटिंग को और जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसके एटीट्यूड्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ़ द केसेस में जो बच्चे ख़राब होते हैं या झूठ बोलने की तरफ आते हैं या बातें छुपाने लगते हैं या कहानियाँ बना के बयान करने लगते हैं खुद से, वो होता इसीलिए है कि उनको तवज्जो चाहिए होती है, उनको एप्रिसिएशन चाहिए होती है, या वो मार से और खौफ से बच के, डर के वो बात को कुछ और बताते हैं। ज़रूरत इसमें बच्चे की नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत हमारी अपनी तरबियत की है बतौर एडल्ट, वेदर वी आर द पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और एक्सटेंडेड फैमिली में चचा पुप्पी खाला मामू जो भी क्लोज सर्किल है। हमें ये समझना है कि किस उम्र में हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए बच्चे को, ये हमारे यहाँ नहीं आता। अच्छा, फिर हमारे यहाँ चूँकि एक्सटेंडेड फैमिलीज़ का, जॉइंट फैमिलीज़ का भी अभी भी एक कल्चर है, अलग होने के बावजूद भी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका एक होल्ड होता है, एक इंटरफेरेंस होती है। हमें ये समझना चाहिए कि अगर एक बात सही है ना, तो फिर वो सारे एडल्ट के लिए की तरफ से सही का मैसेज जाए। अगर वो गलत है तो फिर हर कोई इसको गलत कहे। ये नहीं हो कि मैंने, सपोज़ मैं माँ हूँ और मैंने किसी बात से बच्चे को रोका है, तो बाप या दादा या नाना या फुप्पी कोई भी बीच में आके कहे कि ये नहीं करो। और अगर कहना भी ज़रूरी है तो दैट शुड बी डिसाइडेड नॉट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। आप उस वक्त चुप कर जाएं और उसके बाद आप ये मौका दें कि आप उसको डील कैसे करेंगे। दूसरी बात ये कि हमें एज को बहुत जहन में रखना है। जैसे आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो आप अगर गोद में लें, अब जैसे आपका स्टाइल बना हुआ है, आप गोद में लेंगी, पहला हाथ वो आपके बाल पकड़ेगा, है ना। अभी लोग कहेंगे ला मेरे बाल खींच रहा है, हमें बाल नहीं खींच रहा, वो उसकी इंस्टिंक्ट में है, वो सेफ्टी फर्स्ट भी वो है, अपने आप को बचा रहा है कि मुझे गिरा मत देना। सेंसरी डेवलपमेंट हो रही है, वो सेंसेस के थ्रू चीज़ों को जिनको देखता है उनको महसूस करना चाहता है। इसको मत छोड़ना, अभी इसको कोई सेंस नहीं, हर चीज़ उठाता है मुंह में डालता है। आई मीन वो एक्सप्लोर कर रहा है दुनिया को। फिर जैसे आपने इमिटेशन की बात की कि वो कॉपी करते हैं, वो दिस इज़ बेसिकली द सेंसिटिव पीरियड ऑफ इमिटेशन एज पर डिस्क्राइब बाय डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। तो ये तो नेचर में है, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस का हिस्सा है इमिटेशन। हमारा काम ये है कि वी शुड डिस्कस रादर देन गिविंग दैम पनिशमेंट, या हम उनके साथ हार्श हो जाएं या उनके साथ गुस्सा करें या कोई भी सज़ा दें। हमें उनसे डिस्कस करना चाहिए कि अगर आपको चूल्हे के पास नहीं जाना है तो क्यों नहीं जाना है, या ये कि गरम चाय का कप अगर मेरे हाथ में तो आपने इसको हाथ नहीं मारना है। आप एक दफ़ा बताएं तो। और मैं तो बड़े आराम से, अगर होता है ना तो उसको करीब ले जाके, अच्छा वो इतने डिस्टेंस से भी आप फील कर रहे हैं, बच्चे के लिए वो बहुत है। उसकी सेंसरी जो डेवलपमेंट है वो बड़ी शार्प होती है उस वक्त, वो प्रोसेस उसका बहुत अच्छा, वो फील करता है, इमीडिएट वो रियलाइज़ करेगा और फिर वो समझ जाएगा कि इसको नहीं छूना है। बिल्कुल सही। तो हमें ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली, लॉजिकली, एंड वी शुड नो द डेवलपमेंटल डोमेन्स। अच्छा, लेकिन जब हम बात करते हैं झूठ की, कमिंग बैक टू आवर कोर टॉपिक इटसेल्फ, व्हेन वी से कि एक सर्टन एज में हमने कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करना भी उनसे शुरू कर दिया है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर वो झूठ बोलेंगे नाहिद जी तो हमें लगेगा ये कोई बड़ी अनहोनी बात करे, जैसे टीनेज, एडोलेसेंस। और फिर हमारा अपना एक ट्रस्ट गैप, जिन्होंने कहा कि ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है। आप ये देखें कि अगर हम किसी कारीगर से भी घर में काम करा रहे हैं, हम उसको 100% ट्रस्ट नहीं करते। हम हमेशा उसके पैसे रोकते हैं, हम उससे कहते हैं सामान लाए हो तो पर्ची दिखाओ। यानी हमारा ट्रस्ट डेफिसिट हर लेवल पे है। और हमें कहीं ना कहीं ये हम इस बात से नहीं शुरू करते कि शायद वो झूठ बोल रहा है, हम इस यकीन से बात शुरू करते हैं कि ये झूठ ही बोल रहा है।
इसकी क्या वजह है और उसको कैसे करेक्ट करें? हाँ, क्योंकि झूठ इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है और सबसे बड़ी बात है कि वो एक्सेप्टेबल है सबके लिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी और इसमें भी मेन क्राइसिस मैं कहती हूँ, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं कि झूठ बोला जा रहा है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जो झूठ बोल रहा है ना उसको गिल्ट और शेम ही फील नॉर्मलाइज हो गया। यस, इतना नॉर्मलाइज हो गया क्योंकि ये एक तरीकाकार बन गया है किसी भी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलने का और सिचुएशन को टालने का। और कई बार तो लोग बात करते हैं, झूठ की बात करना, तुमने झूठ बोला, आपने झूठ बोला, नहीं वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, ऐसे ही कह दिया था, और दूसरे लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो झूठ ही बोल रहे हैं और हमें यही लगता है कि ये झूठ ही बोल रहा। क्योंकि कारीगर की जैसे आपने बात की, आपने देखा ना, जैसे उनको कहो कि 12 बजे आना है, हाँ 12 बजे आ जाएंगे बाजी काम करने, 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, वो 4-5 बजे आएंगे। चलिए तो वहाँ तक तो इंसान थोड़ा सा लीवे भी देता है ना कि भाई सबने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना है, हाँ। 100 देर सवेर हो जाती है। आप देखिए जो आपका कोर काम है, जो आपने दयानतदारी से करना है, जो आपने मुझसे वादा किया है, यानी कोई भी एक्सपेक्टेशन है ना कि भाई बाजी मैं ये काम इस तरह कर दूंगा, ये इस म्यार का काम होगा, इतनी क्वालिटी का होगा, इस पे इतनी लागत आ रही है, इसमें इतना वक्त लग रहा है, इसमें इतना खर्चा होगा। जब आप उन कोर प्रिंसिपल्स में झूठ बोल रहे होते हैं ना, दैट इज़ व्हेन द ट्रबल कम्स इन। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में हर जगह पे, चाहे कारीगर हो, दुकानदार हो, मुरम्मत करने वाला हो, आपके घर का माली हो या आप खुद किसी के माली हो, यानी ऐसा नहीं है कि हम खुद दूध के धुले और हम कह रहे हैं कि अच्छा ये लोग, ये एक ख़ास तबका है जो ऐसा काम कर रहा होता है। आप ये देखिए कि अगर आप एजेंसी में काम करते हैं, अगर आप बॉस हैं, अगर आप HR हैं, आपके भी प्रोमिसेस, ओवर प्रोमिसेस होते हैं व्हेन यू ट्राइंग टू गेट द बिजनेस, और एक दफ़ा क्लाइंट या जो भी शख्स आपके साथ अगली पार्टी फंस गई है, उसके बाद उसके बारे नहीं आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी आर गोइंग टू कम बैक एंड डिस्कस दिस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, कुछ सिचुएशंस में झूठ नहीं है, वो हमारा वे ऑफ लाइफ बन चुका है। आपने वो सब ने मिसाल सुनी होगी कि अगर जी VIP मूवमेंट होनी है और उसकी टाइमिंग है 10 बजे, तो बाय द टाइम वो जो एक्चुअली पैदली बंदा जिसने वहाँ पे खड़ा होना है, उसको तो सुबह 6 बजे से कर देते हैं, क्योंकि हर बॉस ने 1 घंटे पहले का टाइम दिया होता है, झूठा टाइम दिया होता है, क्योंकि वो कोई भी इस तरह का रिस्क बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं होता है कि अगर मेरे एग्जैक्ट टाइम देने की वजह से इस बंदे ने देर सवेर की तो मेरी नौकरी और मेरी गर्दन तो फंस जाएगी। इसी तरह आप कई चीज़ों में अगर आपने डेडलाइन मीट करनी है, तो आपको स्मार्ट मैनेजमेंट में यही सिखाया जा रहा होता है कि उससे थोड़ी से पहले का अपना एक मार्जिन रखो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये झूठ है और इज़ दिस बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? आइए यहाँ से बात शुरू करते हैं। नाई जी, आपको क्या लगता है कि अगर मुझे घर बारिशों से पहले कंप्लीट करना है, तो मैं अपने कारीगर को क्या टाइम दूँ? अगर मुझे 1 अगस्त तक बनाना है, तो मैं उसको 1 जुलाई बोलूँ? अच्छा, मसला ये है कि कुछ जगहों पे झूठ बोलना ना इतना सोसाइटी में अजीब सा माहौल बन गया है कि आपको लगता है कि इस झूठ के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। अगर आप उससे सच बोलेंगे तो वो जो एक बहुत, अब मैं जो पर्सनली लेती हूँ वो झूठ को एक स्मार्ट ट्रिक के तौर पे लेती हूँ। अब लोग ये नहीं कहते कि झूठ एक बुरी आदत है या बुरा रवैया है या शख्सियत की खामी है, बल्कि वो उसको एक स्मार्ट ट्रिक के तौर पर लेते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी में। और वो जो आप बात कह रही थी ना कि कोई भी बात है उसको अगर नहीं बोलना है तो किसी और रुख में आप बात कैसे कर रही हैं पे ले जाएं और सारी चीज़ अगले पे ब्लेम डाल के बजाय, तो यही होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने उसको स्मार्ट लाइफ स्किल इस तरह भी बना लिया है कि हम नेगोशिएशन में भी यही करते हैं। बजट हमारा 2 लाख हो, आपसे कोई भी शख्स काम कराने के लिए आएगा सायमा जी, तो दे विल नेवर से दैट आई हैव मनी। पहले तो वो आपसे बार्गेनिंग ट्रिक की तरह कहेगा पैसे तो हैं ही नहीं। मेरे जब इनसे वास्ता पड़ता है, मैं कहती हूँ मुझे बताओ ज़िंदगी में, मैं 15 साल से काम कर रही हूँ, कभी तुमने मुझे कॉल करके कहा खुला पैसा है, जितना मांगना है मांग ले? कभी नहीं हुआ ज़िंदगी में ये। एवरीबडी स्टार्ट्स विद द रोना पिटना कि पैसे तो हैं ही नहीं, लेकिन प्लीज़ काम कर दीजिए। तो वो झूठ होता है और लेटर ऑन आपको पता चलता है कि उसी इवेंट पे, उसी काम पे, उसी प्रोजेक्ट पे पैसा पानी की तरह बहा है। सायमा जी, उस वक्त आप बेवकूफ़ महसूस करते हैं अगर किसी की बात पे यकीन कर लें? अच्छा, ये पिट से आपा तो पूरी मतलब हमारी जो है ना माशरे का ही है कि पैसे तो हैं ही नहीं, भाई आप आए क्यों हैं फिर? आपके पास पैसे नहीं, काम क्यों करवाने आए? एटलीस्ट आप अपना मिनिमम बजट बता दें। मतलब आप सोचें कि इतना बड़ा सफ़ेद झूठ के पैसे तो हैं ही नहीं और आप जिसके पास काम करवाने के लिए आए हैं। तो खैर लेटर ऑन आपको, अच्छा वैसे हम खवातीन भी दुकानदार से भावताव करते हुए भी तो यही करते हैं ना। वो बेचारा बताता है 5000 का सूट है बाजी, हम कहते हैं ना 1500 से 1 रुपया। और ये भी होता है ना कि हमेशा तुम्हारी दुकान से लेती हूँ, चाहे उसकी दुकान
4 दिन पहले खुली हो, ठीक है, वो ये चीज़ें हैं। अच्छा देखें, झूठ जो है ना, आपने जैसे इंट्रो में कहा था, उसमें पूरा जिस्ट छुपा हुआ है। हाँ। जो लोग सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ना, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लोग हैं या बड़े बड़े डेजिग्नेशंस पे हैं या वैसे किसी वजह से विजिबल हैं सोसाइटी में या जिनको रिस्पेक्ट की जाती है, तो उनको देखकर भी लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं और सीखते हैं। जैसे कि बड़े से बड़ा झूठ बोल दिया जाता है सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़े बड़े लोग झूठ बोलते हैं, बाद में उसी से पलट जाते हैं या यू टर्न ले लेते हैं। तो छोड़े ना, हम जरा नेशनल झूठ की बात कर रहे हाँ। हैं। पाकिस्तान का कौमी झूठ, अगर अब ये शादी सीजन आने वाला है, आपको शादी का कार्ड मिलेगा, उस पर सबसे बड़ा झूठ लिखा होता है 8 बजे बारात आएगी, 9 बजे खाना अरे वो होगा। खुद नहीं होते, कभी नहीं होता। मेज़बान नहीं होते। हम तो बहुत दफ़ा बेवकूफ़ बने। बिल्कुल। हम चले जाते हैं टाइम पे, मेरे वालिद भी और मेरे हस्बैंड भी, दोनों का ये था, अरे भाई 8 बजे का टाइम है, तुमने तो 8 घंटे इवेंट मैनेजर के साथ कुर्सियां लगा रहे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपके अलावा कोई खाली नहीं मिला है। होता। कई बार ऐसा हुआ। और बुनियादी तौर पे नहीं जी, एक और बात हम जी। जो कर रहे थे कि पूरी दुनिया में देखें, जब हम इस्तिलाहात कुछ यूज़ करते हैं ना, कल्चर में हमारी हैं, माशाल्लाह हम सब मुसलमान हैं, तो आपको किसी काम से किसी को आप रिमाइंडर दे रहे हों या दोबारा रीअफर्म कर रहे हों, तो आपको जवाब में सुनने को मिलता है जी इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। अब इंशाल्लाह का जो असल मकसद था वो तो ये था कि जी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, फिर अल्लाह के हवाले, अल्लाह पे सरेंडर, कि अल्लाह ने चाहा तो ये हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ वो भी अनफॉर्चुनेटली एक झूठ की इस्तिलाह बन गया है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम कमिट नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ की ज़िम्मेदारी लिए बगैर। अगर हमने कह रहा हो ना कि पता नहीं जी आपकी डेडलाइन, आपका मेयार, आपकी कंडीशन पूरी होगी या नहीं, तो हम इंशाल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ पे तो सिर्फ झूठ नहीं, आप तो गुनाहगार भी हो रहे हैं। क्या कहेंगी आप? देखिए, एक तो जब सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर से हटानी हो तो मज़हब की कोई भी चीज़ बीच में ले आओ और अपनी अखलाकियात उसके पर्दे में छुपा लो। एक तो ये एक जर्नल बिहेवियर है हमारे यहाँ, इसको मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों को ये बुरा लगे, लेकिन ये एक जर्नल बिहेवियर है। दूसरी बात ये कि जैसे अभी झूठ की बात कर रही थी ना, देखिए झूठ सिर्फ बोला नहीं जाता, झूठ दिखाया भी जाता है, झूठ जो है समझाया भी जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई बहुत अच्छी औरत नहीं हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा कोई एजुकेशन से ताल्लुक़ नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल, बट आई एम शोइंग माई सेल्फ एज एन एजुकेशनिस्ट, और मैं प्रिटेंड कर रही हूँ। हाँ। है ना, ये भी झूठ है। देखे, और सबसे ज़्यादा ये दिखावा हम देखते हैं जब नए रिश्ते बन रहे होते हैं। एग्जैक्टली। आप जब ये लड़का वाले लड़की वाले को देखने आते हैं तो जितनी बातें हो रही होती हैं सामा जी, उसमें कितना सच कितना झूठ होता है? उसमें मेजॉरिटी टाइम्स तो बहुत सारा झूठ होता है, और छोटी छोटी बातें उस टाइम वो कह रहे होते हैं कि छोटी बात, ये तो इस तरह से, ये तो चलता है, ये तो होता है। अगेन नॉर्मलाइज करने की बात, क्योंकि वहाँ पे भी आउटकम का सोच रहे होते हैं। रिश्ता अच्छा है, ठीक है, रिश्ता बन जाए। फ़ौरन से लोग एनालाइज करते हैं, जैसे लड़की वाले लड़के वालों को, लड़के वाले लड़की वालों को। अच्छा बताएं, कॉमन झूठ क्या क्या बोले जाते हैं इस वक्त? कुकिंग का बहुत ज़्यादा, ये समोसे हमारी बेटी ने बनाए हैं, कुकिंग का बहुत से आए हैं, कुकिंग का बहुत ज़्यादा, कि पढ़ाई तो बहुत अच्छी करती ही है, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा कपड़े सिलने भी आते हैं, खाना भी पकाना आता है। और लड़के के लिए ये है, मगरिब के वक्त से ये घर पे आ जाता है, दोस्तों के साथ तो बहुत कम उठना बैठना, सिगरेट भी नहीं पीता। हाँ, सिगरेट भी नहीं पीता, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। गुस्सा तो इसको आता ही नहीं, गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल चुपचाप बहन भाइयों में खेलता है, बैठता है, गप्पे लगाता है। हमारे तो बिल्कुल घर का माहौल है, बाहर आना जाने बहुत कम है, सिंपल सी लाइफ गुजारते हैं। अच्छा, एक और प्रेशर नाहिद जी, इस तरह की मुलाकातों में कुछ झूठ ये भी होते हैं कि कई लोग मैंने देखा है, अच्छा वो बेचारे अब मजबूरी के तहत करते हैं या नहीं, कि रिश्ता जब नहीं हो रहा होता, दे एक्चुअली मूव टू सर्टन लोकेलिटीज़ जहाँ उनको लगता है कि प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर हो सकते हैं। किराए के मकान को अपना मकान बताना, लीज़ की गाड़ी को अपनी, और फिर तनख्वाह लड़के की बढ़ा देना या लड़की की उम्र कम कर देना। ये दोनों झूठ के बारे में स्पेसिफिकली चाहूँगी कि आप कमेंट करें। मैं कुछ ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ, अब तो ज़रा आईडी कार्ड मुश्किल हो गया है, जिन्होंने बाकायदा दोबारा आईडी कार्ड बनवाए, जस्ट टू शो कि वो दे आर यंग। तो ऐसी भी कुछ ख़वातीन हैं मार्केट में जो इस तरह के काम हुए शादी के हवाले से। और देखिए, जब आप सोसाइटी को ना खोखली बुनियादों पे पढ़ाते हैं, जब सिर्फ औरत की अपीयरेंस, उसकी ड्रेसिंग, उसका मेकअप, उसके बाप का घर का पैसा, उसके घर का दिखावा, शो ऑफ, उसकी यूथ उसकी वाहिद करेंसी बना देते हैं। फिर उसको पता ही नहीं ना कि असल में तो उसका दिमाग, उसकी सलाहियत, उसका कैरेक्टर,
उसका कंडक्ट ये भी वैल्यू करते हैं, ये उसकी प्रेस्टीज बनाएंगे, ये उसकी माशरे में मकाम का तयन करेंगे। तो ये तो हमने रखा ही नहीं ना, हमारा वैल्यू सिस्टम वीक है। देखिए जिस वक्त झूठ बोलना शुरू करते हैं ना तो ये इनफरादी अमल नहीं रहता। जिस तरह हमारे माशरे में झूठ सरायत कर गया है, इसने सबको खोखला किया है, सबको कमज़ोर किया है, इसने पूरा कम्युनिटी सिस्टम वीक किया है, इसने सोसाइटी में मिसट्रस्ट की फ़िज़ा बनाई है। हम जो दे रहे हैं ना, जैसे हम अभी डिज़ाइनर की बात कर रहे थे, वो हम क्यों दे रहे हैं उसको, मजबूर हैं हम, क्योंकि डिज़ाइनर्स ने एक मिसट्रस्ट की फ़िज़ा ये बना दी है कि अगर वो कमिट करेंगे तो वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। वो ताली दोनों हाथों से बचती है। मुझे ये लगता है कि अब इस झूठ को हम इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि सुनने वाला भी उसको, अगर आपने मिसाल के तौर पे कहा कि मुझे ये काम पहली तारीख तक मुकम्मल चाहिए, तो वो भी अपने जहन में बना चुका होता है कि एक्चुअली तो उनको 15 तारीख तक चाहिए होगा, ये बाजी मुझे प्रेशर दे रही हैं। तो वो जो डिज़ायर्ड इफेक्ट था वो तो नल एंड वॉइड हो गया। लेकिन ज़रा इस पर मज़ीद भी बात करते हैं कि कहाँ पे आपका झूठ दूसरों के लिए जानलेवा साबित होता है। जब आप ख़ास तौर पर एक अटेंशन और इन्फ्लुएंसिंग की दुनिया में रह रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल को जिस तरह के इमेजेस, जो तरह का कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरह की एक माशरे की छवि उनको दिखाई जा रही है, असल में उनकी ज़िंदगियां वो नहीं हैं और तभी बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। मैं अक्सर, हम कल परसों बैठे दोस्त आपस में हंस रहे थे कि इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के हर गली, हर नुक्कड़ पे कॉफ़ी शॉप खुल रही है। अगर आपको याद हो, आज से अगर हम 100 साल पहले चले जाते ब्रिटिश राज में, हमारा लस्सी, दूध पीने वाला माशरा था, जो अभी शुरू में आपने देखा है हम कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का जिक्र कर रहे हैं। हमें चेंज किया गया इनटू अ टी ड्रिंकिंग नेशन। जबकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए, हम चाय की एक पत्ती भी नहीं उगाते हैं, लेकिन हम चाय बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब उसको चेंज किया जा रहा है कॉफ़ी में। अगेन नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर, वी डोंट हैव कॉफ़ी बीन्स। लेकिन भाई कराची में, न्यूयॉर्क बसाया हुआ है हमने, रोज़ अगर कॉफ़ी का एक मग हमारे हाथ में ना हो तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में वो रंग ही नहीं है। तो ये जो झूठी हम लेवल्स को और स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, ज़रा बात करते हैं उन स्टैंडर्ड्स की, उस हसीन फ़रेब की जिसको हम सब लिव अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें पीयर प्रेशर के भी आपको स्ट्रेन्स मिलेंगे, सोसाइटी, समाज, लोग क्या कहेंगे, इन सब की एक अजीब सी आमेज़िश हमने बनाई है। हमने अपने ऊपर इस झूठ को लागू कर दिया। यानी अगर हम अमीर नहीं भी हैं, अपने आप को एक सर्टन लेवल का दिखाना, एक ज़माने में ये सफ़ेद पोशी थी, लेकिन आज ये एक जेल है। यानी कुछ सर्टन स्टैंडर्ड्स को मीट करते रहना अब हमारी मजबूरी बन गई है। आइए ज़रा उसकी बात करते हैं। सामा जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, व्हेन यू सेंड, यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेजते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बच्चे कोई गाड़ी में आ रहा है, कोई बाइक पे आ रहा है, किसी के पास कोई फ़ोन है, किसी लोकेलिटी में रहता है, दूसरी लोकेलिटी में। इट्स लाइक अ इंक्लूसिव माहौल। हम बच्चे को उस वक्त कहते हैं तुम्हें सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा, तुम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है ही नहीं प्रैक्टिकली। आप ऐसा कहेंगे तो बार बार मसाइल पैदा होंगे, बच्चे के साथ आपकी लड़ाइयाँ होंगी, बहस होगी, आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, क्योंकि बच्चा एक इतने खुले माहौल में जा रहा है। स्कूल कॉलेज डिफरेंट होता है, यूनिवर्सिटी का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एक तो वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, आपने कपड़े भी आपका दिल चाहेगा नया नया आउटफिट पहनूं, मैचिंग, लड़कियां हैं तो मैचिंग चीज़ें उसके साथ मैं लूँ, ठीक है, बैग्स अलग अलग हों, बिल्कुल। वहाँ पे फिर कितने, आप देखें यूनिवर्सिटीज़ में कैफेटेरियाज कितने हैं, रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनका दिल चाहेगा कि वहाँ लंच करें, चाय पिएँ। चाय तो खैर अब वैसे ही ऑब्सोलीट हो चुकी है। हाँ जी, कॉफ़ी, और यस, माचा सारा, और कॉफ़ी पिएँ, हम ये सारी चीज़ें करें, उससे आप रोक नहीं सकते। हाँ ठीक है, आप ऑन एंड ऑफ देखें, प्रैक्टिकल अप्रोच ये होनी चाहिए कि बच्चे के साथ बात करें, उसको उसका एक बजट सेट करके दें कि देखो ये बजट तुम्हारा मंथली अब डेली बेसिस पे लेना है, या महीने में लेना है, या फोर्टनाइटली लेना है, तो इसी बजट में रहकर काम करना होगा। आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली आप ना कर दें, ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपको थोड़ा आज का माहौल भी देखने की ज़रूरत है। अच्छा, पहले आप ये देखते थे कि अगेन इस तरह की एक्टिव कंपैरिजन नहीं थी। ये तो बात बिल्कुल सही है कि आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपकी यूनिवर्सिटी आप पे असरअंदाज हो रही होगी, लेकिन इसके साथ साथ नाहिद जी, जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, हर चीज़ की अब एक स्पेस बन गई है। यानी आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले जो चीज़ें पेरेंट्स इन्फोर्स करते थे कि ये मायूब है, ये स्टिग्मेटाइज्ड है, हम ऐसा नहीं कर सकते, कल्चरल, रिलीजियस, मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से अब ऐसी पॉकेट्स बन गई हैं, ऐसी कम्यूनिटीज़ बन गई हैं कि वो चीज़ें गैर इखलाकी या स्टिग्मेटाइज नहीं रही हैं। तो फिर बच्चे को कैसे हेल्प करें कि वो इसको नेविगेट करें? बच्चे तो बच्चे, यंग एडल्ट्स, मिड एज एडल्ट्स, यानी लोग, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एकदम
पल में बदल जाती है। पहले ऐसे नहीं थे, अचानक से आई हैव सीन पीपल जो पहले अगर एक सर्टन सेट ऑफ वैल्यूज़ से अबाइड करते थे, हिजाब लेती थी कोई खातून, अबाया लेती थी, कोई मर्द है उसकी दाढ़ी थी, सडनली यू सी दैट दे आर क्वेश्चनिंग देयर ओन फेथ। तो ये इतने ट्रबलसम टाइम में हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो बुनियादी बात अभी ये भी कर रही थी और आपने भी की थी, ये सारा रोल तरबियत का है, घर के माहौल से। देखिए, आप अपनी वैल्यूज़ अपने घर से देते हैं। अगर वो वैल्यू इतनी वीक है और घर में, और वैल्यू वीक कहाँ होती है, जब मैं बच्चे को ये तो कहती रहूँ कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन मैं उसकी प्रेजेंस में ना सिर्फ झूठ बोलूँ बल्कि उससे बुलवाऊँ भी। सही। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं दिखावे के पीछे, जो मैंने आपसे कहा ना, झूठ जिया भी जाता है, झूठ दिखाया भी जाता है, वो करूं। या ये कि मैं बच्चे के सामने तो पीछे बैठ के अपने रिश्तेदारों को बुरा भला कह रही हूँ, जब वो सामने आए, अल्लाह बाजी मैं तो आपको इतना याद कर रही थी, अच्छा कि आप आ गई, अभी 2 घंटे पहले मैंने बोला था घर में बैठ के कि फ़लानी आ जाएंगी तो बड़ा मेरा माहौल ख़राब करेंगी। तो ये चीज़ें जब हम इस तरह के मुतज़ाद रवैये दिखाते हैं ना, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि बच्चे वो करेंगे जो हम उनसे चाहते हैं, क्योंकि हमने करके नहीं दिखाया। थोड़ी देर पहले जैसे लाइफ स्किल की बात की थी, जी, कई जगह तो ये बिल्कुल बात सच बैठती है। जैसे अगर हस्बैंड की बात की जाए, वो बेचारा अगर ट्रायंगल में हो कि एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ बीवी है, ना इसकी खुल के तारीफ़ कर सकता है, ना उसकी खुल के साइड ले सकता है, वहाँ तो उस बेचारे का गुजारा ही सफ़ेद झूठ से, तो फिर क्या करें? असल में वो कंपैरिजन ही नहीं बनता। कंपैरिजन होता है 2 इक्वल चीज़ों में। बीवी और माँ ना कभी इक्वल है ना हो सकती हैं, दोनों का स्टेटस बिल्कुल अलग है, दोनों अपनी अपनी अहमियत रखती हैं। अब मैं अगर कहूँ कि मेरे चेहरे पे आंखें इंपॉर्टेंट है या नाक इंपॉर्टेंट है या मुंह इंपॉर्टेंट है, सबकी इंपॉर्टेंस है। एक चीज़ जो कॉमन है, और कॉमन इस पे अगर आप इसमें कहें कि बिल्कुल सही बात है इनकी कि रिश्ते बिल्कुल अलग हैं, इक्वेशंस इनके साथ बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों ख़वातीन हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है कि ख़वातीन की जिबिल्लत में है कि वो कम्पीट कर रही होती हैं उस अटेंशन के लिए। माँ अगर टू मच अटैच है अपने बेटे से, तो वो नहीं एक्सेप्ट कर पाती कि समबडी एल्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू इन हिज लाइफ। लाइकवाइज बीवी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि मेरे बहुत सारे डिसीजंस आज भी माँ से पूछ कर लिए जा रहे हैं या उनकी रजामंदी शामिल होनी चाहिए। तो बेचारा वो जो म्याना रवि बीच में करता है, उसमें अगर खुला सच बोलेगा तो एक का तो दिल टूटेगा ही टूटेगा, और रिलीजियसली माँ का दिल नहीं दुखा सकता, माशरती तौर पे बीवी का दिल नहीं दुखा सकता, क्या करे वो? अच्छा, यहाँ पे भी देखें, ये इसका रूट कॉज देखें, हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग कि एक कामयाब औरत वो है ख़ानदान में जिसको मर्द की वैलिडेशन मिलती है। किसी भी रिश्ते में वो मर्द हो, हस्बैंड हो, बाप हो, भाई हो या बेटा हो, उसकी वैलिडेशन लेनी। अब ये शुरू से इंस्टिल्ड है, उसके लिए वो सर धड़ की बाजी लगा देती है कि झूठ बोलना है, सच बोलना है, कुछ भी करना है, खाने पकाने हैं, लेकिन मुझे वैलिडेशन चाहिए। अब यहाँ पे मर्द, जैसे कि कहा जाता है कि मर्द घर से बाहर जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें समझदारी होती है, मैच्योरिटी होती है लोगों को डील करने की। यहाँ मुझे नहीं लगता कि उसको किसी की फेवर करने की ज़रूरत है। अपने आप को बैलेंस्ड बनाकर एक बैलेंस बात करने की ज़रूरत है, जहाँ पे क्लैरिटी मिले माँ को और बीवी को, दोनों को। आप दोनों बोलकर छुपाते क्यों हैं? जैसे अगर दोनों पार्टीज में से किसी एक को भी तोहफा देना हो तो अगले को कभी कभार नहीं बताया जाता, क्योंकि माँ बुरा मान जाएगी अगर कुछ लाके बीवी को दे दिया, बीवी बुरा मान जाएगी अगर माँ को लाके कुछ दे दिया। यहाँ पे किसकी इनसिक्योरिटी और वो क्या करे? यहाँ से देखें, यही तो बहुत बड़े मसाइल पैदा करती है ये चीज़ कि वो जो मर्द है वो बहुत गलत काम कर रहा है, ठीक है। वो ये बता रहा है कि तुम्हारे लिए, मैं माँ के लिए या बीवी के लिए, आपके लिए मैं कुछ करूँगा तो मुझे छुप कर करना होगा, और आपने भी इसको छुपाना है। तो यानी कि वो रिश्ता तो ऑटोमेटिकली किसी ऐसी क्वेश्चनेबल स्पॉट में नहीं चला गया कि जहाँ पे उससे ये क्वेश्चन किया जाए कि मेरा रिश्ता है क्या। यहाँ पे अगर मर्द नहीं क्लैरिटी दे रहा, तो औरत जिस भी रिश्ते में है, माँ है या बीवी है, वो उसको कहे कि चाहे मुझे गिफ्ट ना दो, अगर देना है तो छुपा कर मत दो, डंके की चोट पर दो। अच्छा, इसमें एक एंगल, सॉरी, जो इसमें मैं लाना चाह रही थी, वो मैं कह रही हूँ, इस पूरी कहानी में सबसे मजलूम तबका मर्द का होता है। मैं सीरियसली फील करती हूँ, मुझे लगता है बहुत बाज़-औक़ात के माँ और बीवी को बैलेंस करने में मर्द बहुत पिसते हैं, बाज़ जगहों पे बहुत पिसते हैं। और ये ना एक सिर्फ तरबियत से ज़्यादा ना ट्रस्ट की बात है। ज़रूरी है कि बीवी का तोहफ़ा मोहल्ले को दिखा के दिया जाए। ये तो मजहबन भी है कि आप अपनी बीवी के साथ मोहब्बत या उसका जो इजहार है उसको करें, बट इसको पब्लिसाइज करना ज़रूरी नहीं है, एंड बीवी शुड रिस्पेक्ट इट। जो उनके दरमियान की बात है, उनके दरमियान रहना चाहिए। बिकॉज़ वी आर इनटू द फाइनल फ्यू मिनट्स ऑफ द शो, नाई जी, खुद फरेबी
चलें दूसरे से झूठ बोलना, उसके रेपरकशंस वो तो हैं। जब इंसान खुद से झूठ बोलता है और एक आध महीने नहीं साल बोलता है, एंड इट बिकम्स अ पर्सनालिटी। कई दफ़ा हम कहते हैं ना, लोग इतने डिलूजनल होते हैं, वो अपने उन तमाम झूठों पे ईमान ले आए होते हैं और उनको लगता है बस यही एक वर्जन ऑफ रियलिटी है। क्या करना चाहिए और उसका क्या खमियाजा फिर वो भुगतते हैं? सारी ज़िंदगी फ़रेब की ज़िंदगी गुज़रती है और मेरा ख़्याल है ये एक नफ्सियाती बीमारी है, इसके इलाज की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अगर हम ये जब बार बार एक झूठ को रिपीट करते रहते हैं ना, तो हमें खुद ही यकीन आ जाता है, हमको खुद ही लगने लगता है कि ये सच है। हम इतने पक्के उसमें हो जाते हैं और फिर उसी प्रिटेंड करती हुई ज़िंदगी को हम जीते हैं। वो जो सादा ओरिजिनल ज़िंदगी है ना, वो बहुत खूबसूरत है और बहुत अब इसके आसान है। अंदर कुछ फैक्टर्स ले लेते हैं सायमा जी, जैसे खुद फरेबी में विक्टिम प्ले करना, हमेशा अपने आप को मजलूम समझना और वो स्टोरी को लेके चलना, या आपके साथ जहाँ एक्चुअली जुल्म और आपके साथ ज़्यादती हो रही है उसके लिए बहाने बनाते रहना। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन जो घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं, मारता है तो क्या, वो मोहब्बत बहुत करता है, अपने आप से झूठ बोलना, इसका फिर क्या नतीजा निकलता है और आपकी सलाह उनको क्या होगी? अच्छा, मारता है तो मोहब्बत भी करता है। मारना और मोहब्बत दोनों साथ कैसे हो सके? मारना मतलब डिसरिस्पेक्ट, मोहब्बत रिस्पेक्ट के बगैर इनकम्प्लीट है, हो ही नहीं सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे खुद फरेबी इसलिए है कि उन्होंने सोचा हुआ है कि निभाना है, तो एक बुरा काम हुआ है, कोई ऐसा एक्शन हुआ है जिसने मुझे हर्ट किया है, तो मैं एक कोई ऐसा पॉइंट निकालूं जिससे मुझे खुद तसल्ली मिले कि नो नो नो, वो काम तो अच्छा किया था ना उसने। तो ऐसे लोगों के लिए सलाह ये है कि अपनी सेल्फ वर्थ को समझने की कोशिश करें। आप औरत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बर्दाश्त Absolutely. कर लें। आपने जिस तरह कहा कि ईज़ा और मोहब्बत, यानी किसी को तकलीफ़ पहुँचाना जो ये इंसान केपेबल हो और फिर मोहब्बत का दावेदार भी हो, ये सच नहीं हो सकता। इसी तरह बहुत सारे लर्नड हेल्पलेसनेस, जहाँ आप समझें कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास हर वक्त बहुत सारे रास्ते मौजूद होते हैं, लेकिन शायद आप एक कंफर्ट जोन में हैं, शायद आप एक शिकंजे में हैं जिसको तोड़ने की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे झूठ वो है जो हम अपने आप से बोलते हैं। प्लीज़ लर्न टू फेस द फैक्ट्स। इसी के साथ नाहिद जी, सायमा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हमसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।